हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली विश्व इतिहास की क्लास में आर्थिक मंदी के का परिचय पढ़ा और उसके कारण पढ़े कि किन कारणों से विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी का माहौल पैदा हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका की शेयर बाज़ार वॉल स्ट्रीट में गिरावट के कारण जिस आर्थिक मंदी का सामना संपूर्ण विश्व को करना पड़ा, उसका प्रसार किस तरह से हुआ, यूरोपीय देशों सहित विभिन्न देश किस प्रकार से इससे प्रभावित हुए। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट की जब घटना हुई, शेयर बाज़ार में गिरावट हुआ, उसके बाद 1930 से 1932 के बीच में अमेरिका के छोटे बड़े लगभग 5000 बैंक दिवालिया हो गए। अमेरिका के आर्थिक क्षेत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप अमेरिका में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी की समस्या अमेरिका में उत्पन्न हुई। अमेरिका में शेयर बाज़ार में जो गिरावट आई, उसका प्रभाव यूरोपीय देशों पर भी पड़ा, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के बाद के दौर में यूरोपीय देशों सहित अन्य देशों को युद्ध ऋण देकर उनकी आर्थिक सहायता कर रहा था, जिससे वो अपने देशों में पुनर्निर्माण और विकास कार्य कर रहे थे। इस तरह से जब अमेरिका में दिवालियापन की स्थिति हो गई बैंकों में, तो उसका सीधा प्रभाव यूरोपीय देशों पर पड़ा। उनके समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और यूरोपीय देशों में जो पुनर्निर्माण का कार्य उन्होंने जारी किया था, वो रुक गया। अब क्या हुआ बच्चों, और देशों पर भी हम देखते हैं कि अमेरिका की घटना का और देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रभाव जर्मनी पर पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि जर्मनी की स्थिति पहले से ही खराब थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसको युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते हुए उस पर क्षतिपूर्ति की राशि को लाद दिया गया था। तो इस कमज़ोर स्थिति में आर्थिक मंदी का प्रभाव और ज़्यादा उस पर पड़ा। आर्थिक मंदी का पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना। 11 मई 1931 के आसपास ऑस्ट्रिया का जो सबसे बड़ा बैंक था, क्रेडिट ऑन स्टॉर्ट बैंक, वो दिवालिया हो गया। ऑस्ट्रिया की सरकार ने काफ़ी प्रयास किए कि स्थिति को सुधारा जाए, लेकिन इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। जर्मनी की स्थिति देखें तो जर्मनी के राइक बैंक से 3 सप्ताह के अंदर अंदर विदेशी निवेशकों ने 5 करोड़ पाउंड का जो सोना था वो निकलवा लिया वहाँ से। इस स्थिति में जर्मनी के सबसे बड़े बैंक डाम्स्टॉडर एंड नेशनल बैंक में दिवालियापन की स्थिति हो गई। अमेरिका के समान जर्मनी में भी लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। इंग्लैंड की यदि बात की जाए तो आर्थिक मंदी के कारण इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाने की स्थिति में आ गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कि जुलाई 1931 में जब उसकी साख गिरने लगी, स्थिति कमज़ोर हुई, तो उसको बचाने के लिए अगस्त 1931 में इंग्लैंड ने अमेरिका और फ्रांस से लगभग 5 करोड़ पाउंड का ऋण लिया। लेकिन जब फिर भी स्थिति नहीं सुलझी, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने इस्तीफ़ा देकर विरोधी पार्टी के साथ मिलकर एक नई सरकार बनाई। लेकिन इसका भी आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंग्लैंड में अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया। इस तरह से बड़े बड़े देशों सहित फ्रांस, इटली और अन्य देशों पर भी आर्थिक मंदी का व्यापक प्रभाव पड़ा। सभी देशों में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। रूस, भारत और चीन जैसे देशों पर इस मंदी का प्रभाव कम पड़ा। तो ये रहे इसके कि किस प्रकार से आर्थिक मंदी का प्रसार हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व स्तर पर इस मंदी के दुष्परिणामों को झेलने के बाद मंदी के बचने के लिए, आर्थिक मंदी से दूर करने के लिए किस प्रकार के प्रयास सभी देशों ने किए। बच्चों, यदि हम देखते हैं आर्थिक मंदी के बाद की स्थिति को, तो सबसे पहले जो प्रयास किया वो फ्रांसीसी विदेश मंत्री एरिस्टॉयड ब्रिया ने किया। उन्होंने स्थिति को समझा और उसके बाद 1930 में यूरोपीय संघ बनाने का एक सुझाव दिया और उसी के सुझाव पर राष्ट्रसंघ में एक समिति का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक जनवरी 1931 में हुई। इस बैठक में व्यापारिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया।
लेकिन मुख्य समस्या यह थी कि सभी राष्ट्र इस पर सहमत नहीं हुए। ऑस्ट्रिया ने एक क्षेत्रीय संघ बनाने का भी सुझाव दिया, लेकिन इसका भी सभी देशों ने विरोध किया। ऑस्ट्रिया जर्मनी ने मिलकर सीमा शुल्क संघ का गठन करने का फैसला लिया, लेकिन जर्मनी पर वियना संधि के जो प्रावधान थे उसके उल्लंघन का आरोप लगाकर इस सीमा शुल्क संघ का विरोध किया गया। इसके बाद के प्रयासों में जून 1932 में राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में स्विट्ज़रलैंड में लुसान नामक स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जहां आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया और ये प्रयास किया गया कि आर्थिक मंदी का प्रभाव कम हो। इस सम्मेलन में लुसान सम्मेलन में 2 मुख्य विषयों पर बल दिया गया। सबसे पहला था क्षतिपूर्ति और दूसरा था युद्ध ऋण। क्षतिपूर्ति के संदर्भ में सभी देशों का मानना था कि जर्मनी यदि एक बार में 3 अरब मार्क या 3 अरब डॉलर के आसपास क्षतिपूर्ति की राशि को चुका देता है तो यूरोपीय देशों को पुनर्निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध होगी। इसके अलावा युद्ध ऋण के संदर्भ में मित्र राष्ट्रों ने युद्ध ऋण की राशि को अमेरिका के समक्ष उन्होंने निवेदन किया कि युद्ध ऋण की राशि को कम कर दिया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट डूवर ने सुझाव दिया कि पूरे विश्व में ऋण के भुगतान को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए। वो युद्ध ऋण को कम करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे, लेकिन अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। लेकिन अंततः अमेरिका के दबाव के कारण क्षतिपूर्ति की राशि को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। इस सम्मेलन में कुछ सकारात्मक परिणाम दिखे। इस सम्मेलन के बाद में ही एक विश्व सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा गया और जून 1933 में लंदन में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग विश्व भर के 64 देशों ने भाग लिया और आर्थिक बाधाओं को दूर करने पर बल दिया गया। लेकिन लंदन सम्मेलन भी अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। कुछ हद तक प्रयास रहे सभी देशों के कि आर्थिक समस्याओं को दूर किया जा सके। 1933 के अंत तक और 1934 के आरंभ के वर्षों में विश्व स्तर पर जो प्रयास हुए उससे कुछ हद तक आर्थिक मंदी का प्रभाव कम दिखने लगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आर्थिक मंदी के क्या परिणाम रहे। सबसे पहले जब सभी देशों ने आर्थिक मंदी के प्रभावों को देखा कि किस तरह से उसका प्रसार हुआ और किस तरह से उसके दुष्परिणाम हुए, तो उसके फलस्वरूप उसके क्या परिणाम निकले। सबसे पहला है आर्थिक राष्ट्रवाद पर इस दौरान बल दिया गया। इस आर्थिक मंदी के कारण राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को आघात लगा, क्योंकि बच्चों हम देखते हैं कि जो राष्ट्रसंघ की नीति थी वो सभी देशों के बीच में शांति व्यवस्था स्थापित करने की थी, आपस में सामंजस्य स्थापित करने की थी। लेकिन अपने देश की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए सभी देशों ने एक दूसरे के विपरीत स्वार्थपूर्ण आर्थिक नीतियां अपनाई, प्रशासनिक नीतियां अपनाई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थिरता की स्थापना होने के स्थान पर अराजकता का माहौल बना और राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को आघात हुआ। अगला है परिणाम, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का आघात हुआ। आर्थिक मंदी के बाद प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था थी उसको आघात हुआ, क्योंकि युद्ध के बाद अपनी स्थिति को मजबूत आर्थिक मंदी के बाद अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विश्व के प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी स्थिति को मजबूत करने पर बल दिया। उसमें उन्होंने कई तरह के अनैतिकपूर्ण तरीके भी अपनाए और दूसरे देशों के हितों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना करी। अगला है परिणाम, अधिनायकवाद का उदय। जर्मनी, स्पेन, इटली जैसे देशों में अधिनायकवाद का उदय हुआ और प्रजातंत्र के स्थान पर
यहाँ पर अधिनायकवाद की स्थापना हुई। इटली और जर्मनी में नाजीवाद और फांसीवाद विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण में वृद्धि हुई। हथियारों के निर्माण पर बल दिया गया, क्योंकि आर्थिक मंदी के दौरान देशों में असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ और इस असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए सभी देशों ने अपने अपने देश में क्या किया, हथियार निर्माण को बढ़ावा दिया, जिससे बेरोजगारों की जो समस्याएं थी उनको कम करने का प्रयास तो किया, लेकिन हथियारों के निर्माण से विश्व स्तर पर अशांति उत्पन्न होने की संभावनाएं प्रबल हो गई। साम्यवाद के प्रसार को प्रोत्साहन मिला। जापान में सैनिकवाद का उदय हुआ। हिटलर, मुसोलिनी जैसे व्यक्तित्वों का उदय इसी दौरान हुआ। यदि हम इसके आर्थिक परिणाम देखें तो सरकार ने आर्थिक मंदी के बाद करों में वृद्धि कर दी। अपने आर्थिक हितों को देखते हुए उन्होंने कारखाने बंद कर दिए, क्योंकि देशों के पास धन उपलब्ध ही नहीं था। उद्योग के बंद होने से मजदूर बेरोजगार हुए। गोदामों को खरीदने वाला कोई था नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। ऐसी स्थिति में गोदाम मालों से भर गए और इस स्थिति में देश का जो पूंजीपति वर्ग था वो परेशान होने लगा। कारखानों में तथा शेयर बाजार में अपना धन लगने के कारण मध्यम वर्ग परेशान था और विकासशील और विकसित देशों के मध्य इस दौरान दूरी कम हुई, क्योंकि आर्थिक मंदी का प्रभाव विश्व के सभी देशों पर पड़ा। इन सभी समस्याओं को देखने के बाद 1932 में जब अमेरिका में आम चुनाव हुए तो इस दौरान रूजवेल्ट को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। उस दौरान उन्होंने न्यू डील की नीति का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने 3 बातों पर बल दिया। रिलीफ, सहायता देना, दूसरा रिकवरी, पुनर्निर्माण पर बल देना, तीसरा रिफॉर्म्स या सुधारों पर जोर देना, ताकि भविष्य में चुनौतियों का सामना सही ढंग से किया जा सके। जब रूजवेल्ट ने 4 मार्च 1933 को अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ली तो उस दौरान उन्होंने कुछ प्रयास किए जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके, जिसके तहत उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में कुछ कदम उठाए और कुछ अधिनियम पारित करे, जैसे किसान सहायता अधिनियम, सिविलियन कंजर्वेशन अधिनियम, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योगों में युवाओं को रोजगार दिया गया। नेशनल इंडस्ट्री सहायता अधिनियम, जिसके अंतर्गत बंद उद्योगों को पुनः स्थापित करने, रोजगार उपलब्ध कराने और अति उत्पादन को रोकने के प्रयास किए गए। साथ ही बाल मजदूरी की जो प्रक्रिया थी उस पर भी रोक लगाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त टेनेसी घाटी अधिकरण स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत बड़े बांध बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित करने पर बल दिया गया, जिससे देश की सामरिक स्थिति भी मजबूत हो, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी मजबूती लाई जा सके। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार संपूर्ण विश्व पर 1920 के दशक में आर्थिक मंदी जैसी घटना उदित हुई और उसका विश्व के विभिन्न देशों में क्या प्रभाव पड़ा। इस दौरान अमेरिका की क्या भूमिका रही, इस बारे में भी हमने पढ़ा और उसका विश्व के अन्य देशों पर भी क्या प्रभाव पड़ा। आपका इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक मंदी, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आर्थिक मंदी क्या थी और इसका आरंभ किन वर्षों में हुआ। दूसरा बड़ा क्वेश्चन कि आर्थिक मंदी के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम रहे, इस बारे में हमसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको डिटेल में पढ़िए और जहाँ भी आपको परेशानी आए
आप फ़ोन करके आराम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।